नमस्कार दोस्तों। आपको मैंने उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम से संबंधित एक मॉडल पेपर दिया था और उस मॉडल पेपर में मैंने दो न्यूमेरिकल दिए थे। तो मैंने देखा कि उसमें तमाम टिप्पणियाँ आई हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ा गड़बड़ हुआ है और पूछा भी जा रहा था कि सर अरकारी छमाही किसे कहते हैं, सर पेंशन कैसे निकलेगी, राशि का कैसे निकाला जाएगा। तो चूँकि कमेंट्स में उसको सबको एक्सप्लेन करना ठीक नहीं था, मुझे लगा कि उससे सबको फ़ायदा मिलेगा और जिन अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करना रहा होगा उन्होंने सॉल्व भी कर लिया होगा और जिनको नहीं करना होगा उन्होंने नहीं भी किया होगा। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपको मैं उन दोनों न्यूमेरिकल्स का सलूशन बता दूं। गंभीरता से इसको आप देखिएगा क्योंकि इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो पहला प्रश्न था 2 का चौथा प्रश्न था, तो उसमें मैंने अंतिम आहरित मूल वेतन दिया था 50,000 रुपये। जब मूल वेतन की हम बात करते हैं तो मूल वेतन आपका बैंड वेतन होगा और ग्रेड पे मिलके बनेगा। और अगर हम सातवें वेतन में बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल में जो आपको वेतन मिल रहा होता है वो होगा, उसे हम मूल वेतन कहते हैं। अगर आ भी जाए पेपर में कि मूल वेतन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि छठे वेतन के अनुसार बैंड वेतन एवं ग्रेड पे को मिलाकर जो वेतन बनता है वो मूल वेतन है। और पे मैट्रिक्स लेवल सातवें वेतन में जो आपको पे मैट्रिक्स लेवल पे जो वेतन दिया जा रहा होता है उस तालिका के अनुसार उसे हम मूल वेतन कहते हैं। तो ये मूल वेतन 50,000 है, इसमें डीए जुड़ता नहीं है, ठीक है, इसका डीए एक्स्ट्रा होगा 50,000 से। दूसरी बात, अर्हकारी सेवा अवधि 19 वर्ष 10 माह। अर्हकारी सेवा अवधि, किसी अभ्यर्थी ने पूछा सर अर्हकारी सेवा अवधि क्या होता है। अर्हकारी सेवा अवधि का अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग मतलब वो सेवा जिसको हम पेंशन के लिए जोड़ें, ऐसी सेवा अवधि जो पेंशन के लिए जुड़ सके। जिस ऐसी सेवा ना हो जो हम किसी कारण से हम लीव विदाउट पे रहे हों, वो सेवा ना जोड़ी जाए। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लीव में पड़े रहे हों, उसको भी ना जोड़ें। ऐसी अवधि हो सकती है कि विदाउट मेडिकल लीव हम छुट्टी पर रहें तो वह अवधि भी पेंशन के लिए नहीं जोड़ेंगी। तो ऐसी सेवाएं जो पेंशन के लिए नहीं जोड़ी जाती उनको घटा दिया जाता है कुल सेवा से, उसे कहते हैं अर्हकारी सेवा अवधि, क्वालिफाइंग सर्विस। तो इसमें दिखा रहा है 19 वर्ष 10 माह क्वालिफाइंग सर्विस है। गलती से मैंने प्रश्न में 10 छमाही लिख दिया है, उसको आप 10 माह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मॉडल पेपर में मैंने 10 छमाही लिख दिया था, तो 10 छमाही के स्थान पर 10 माह पढ़िए। तो 19 वर्ष 10 माह का मतलब क्या हुआ कि 19 वर्ष की छमाही तो 38 हो गई, साल में 2 छमाही होती है, तो 19 वर्ष में 38 हो गई। अब आप दूसरी बात समझिएगा बहुत गंभीरता से। अब आता है 10 माह। आप ध्यान रहे नियमों के अंतर्गत 3 महीना अगर है तो उसे हम एक छमाही मान लेंगे, और अगर 9 महीने पूरे हो जाते हैं एक साल में तो उसे हम 2 छमाही मानेंगे। तो चूंकि यहाँ 10 माह पूरे हुए हैं तो इसका मतलब हमारी 2 छमाही हो गई, ठीक है। तो 10 माह का मतलब 2 छमाही। अगर 9 माह हो जाता तो हम 2 छमाही मान लेते। अगर केवल 3 महीने हैं तो हम एक छमाही मानते, तो 19 दूने 38 करते। और अगर मान लो 4 माह लिखा होता 19 वर्ष 4 माह, तो 19 दूने 38 और 4 माह का मतलब एक छमाही मान लेते हैं हम, तो 39 हो जाता। अब 9 माह पूरे कर चुका है, 10 माह है, तो यह भी 2 छमाही हो गया साल का। तो 19 दूनी 38 और 2 40, 40 छमाही अर्हकारी छमाही हो गई मान लीजिए। अब आता है महंगाई भत्ता। रिटायरमेंट के समय देखिए 50% महंगाई भत्ता है, ठीक। जब आप मेरा लेक्चर सुने, जब मेरा वीडियो सुने और जब मेरा सलूशन देखा करें तो आप स्क्रीन पर अपनी निगाहें दौड़ा कर रखिएगा, केवल सुनिएगा नहीं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में प्रश्न लिखा हुआ है उसी को मैं देखकर आपको बता रहा हूँ। महंगाई भत्ता 50% है। जब वो रिटायर हुआ तो महंगाई भत्ता 50% था।
अब आता है राशिकरण। सवाल में कहता है कि 20% कर्मचारी राशिकरण करा रहा है, यानी कि अपनी 20% पेंशन बेचेगा, अंतिम आहरित वेतन से 20% घटाएगा, वो धनराशि बेची जाएगी। तीसरा है, अब आता है ये 4 फैक्ट लिखे हुए हैं, ये 4 तथ्य प्रश्न में दे दिया है। अब हम पूछ रहा है कि पेंशन की गणना कीजिए। तो जब पेंशन की गणना करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या है पेंशन का, अंतिम आहरित वेतन गुणे अर्हकारी छमाई, और ये अर्हकारी छमाई कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 40। अगर 40 से ज़्यादा की नौकरी है 40 छमाई से, तो भी आप 40 ही लिखेंगे, बटे 2 गुणे 40। ठीक है, तो अर्हकारी छमाई कितनी है, 19 वर्ष 10 माह सवाल में, यानी कि 19 दूनी 38, 38 और 2 40, 40 छमाही अर्हकारी अवधि दिख रहा है। तो बहुत अच्छा हो गया, अधिकतम 40 कह भी रहा है तो आप 40 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि गणना जब आपने किया तो नौकरी उसने किया कितनी किया है, 20 साल, और 20 साल का 2 कर देंगे तो 40 छमाही हो गई। अब बटे 2 गुणे 40, ये फार्मूला होता है। आपका 40 कट गया और 2 का 50,000 में भाग किया तो 25,000 आ गया। तो ये आपकी हो गई मूल पेंशन 25,000। इस कर्मचारी को 25,000 रुपये मूल पेंशन मिलेगी, साथ में डीए मिलेगा 50%, क्योंकि जब रिटायर हुआ है तो 50% डीए था। तो 25,000 में महंगाई राहत आप 50% जोड़ दीजिए, तो 25,000 का 50% जुड़ेगा तो 12,500 होगा। तो 25,000 आपका मूल पेंशन है और 12,000 राहत है, कुल मिला के 37,500। उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी 37,500। बगल में देखिए बॉक्स में मैंने कुछ गणना करा था, ये रफ नोट्स बनाया है। 19 वर्ष बराबर 38 छमाही, 10 माह बराबर 2 छमाही बराबर 40, 3 माह में 1 छमाही, 9 माह में 2 छमाही। ये मैंने आपको समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए लिख दिया है। आप ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, समय बहुत कम है, गंभीरता से लीजिएगा पढ़ाई को इस समय। ठीक है, अगर आपके पास लग रहा है कि आपको और अच्छा पढ़ना है तो आप छुट्टी ले लीजिएगा, 15 दिन का अर्जित अवकाश लेकर दबा के पढ़ाई करिए, डेडिकेट होकर पढ़ाई करिए, फिर से आ जाइए अपने उसी युवावस्था में जब आप बेरोजगार थे और जी तोड़ आप मेहनत कर रहे थे। आ जाइए उसी में, 15 दिन की बात है, न दिन देखिए न रात देखिए। ठीक है, और शुरू हो जाइए। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 है नंबर दूसरा प्रश्न पूछा गया, राशिकरण के बाद पेंशन की गणना कीजिए। अब राशिकरण हमने कितना मांगा है, 20%। कर्मचारी ने कहा कि साहब हमको 20% हमारी पेंशन भेज दीजिए। तो भाई उसकी मूल पेंशन कितनी बनी थी, 25,000 बनी थी, उसका 20% निकालिए तो 5,000 रुपये आया। तो वो क्या कर रहा है, 5,000 रुपया अपनी पेंशन बेच रहा है। जब 5,000 पेंशन बेच देगा तो कितनी पेंशन बनेगी राशिकरण के बाद, 25,000 में से 5,000 घटाया, 20,000 मूल पेंशन बनेगी। लेकिन अब हम उसमें 50% महंगाई लगाएंगे, तो महंगाई हम 20,000 में नहीं लगाएंगे। ध्यान रहे, महंगाई राहत हमेशा मूल पेंशन में मिलेगी। जो पेंशन बनाई गई थी शुरुआत में, कितनी बनाई गई थी, 25,000। हमेशा महंगाई राहत मूल पेंशन मिलेगी। अभ्यर्थी जो राशिकरण के बाद पेंशन निकालेगा उसमें निकाल देगा महंगाई राहत, गलत हो जाएगा। देखिए 50% महंगाई राहत हमने 25,000 पे निकाला है, अब 12,500 निकल के आया है। तो 20,000 रुपये आपकी पेंशन हो गई बेचने के बाद, और 12,500 आपको महंगाई हो गई, 32,500 अब राशिकरण के बाद पेंशन मिला करेगी। अब पहले कितनी मिल रही थी, 37,500। देखिए ऊपर आपको 37,500 मिल रही थी, जब उसने राशिकरण करा दिया 20% का तो आपको 32,500 उसको पेंशन मिलने लगी। ठीक है, फिर बात समझ गए। जब आप राशिकरण करते हैं तो पेंशन आप, महंगाई आपको मूल पेंशन मिलेगी, राशिकरण को घटाने के पहले जो पेंशन मिल रही थी, ठीक है, उस पर महंगाई हमेशा लगेगी। तो आपके सामने स्क्रीन मैंने सॉल्व किया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 6। इसमें मैंने जन्म तिथि 1/7/60 दिखाई है, सेवा में आने की तिथि 10/7/95 में थी, अधवर्षता आयु पूर्ण करने के समय मूल वेतन 90,000। अधवर्षता आयु का आशय होता है 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होना, जिसे बोलते हैं अधवर्षता आयु। कि जब आप पूछेंगे सेवानिवृत्त कितने प्रकार से होती है,
तो उसमें एक होती है अध्यवस्था आयु पूर्ण करना, यानी 60 वर्ष पर जब रिटायर हुआ तो उसका मूल पेंशन 90,000 था। महंगाई दर 40% थी रिटायर के समय, राशिकरण वो 40% कराएगा। अब कहता है पेंशन की अर्हकारी सेवावधि की गणना कीजिए। पेंशन की अर्हकारी सेवावधि की गणना कैसे करते हैं तो समझिए, सुनिए, मैंने बहुत साफ साफ देखिए लिखा है। अर्हकारी सेवावधि की गणना करेंगे तो सेवानिवृत्ति की जो तिथि होगी वो माइनस सेवा में जब वो आया था वो तिथि, यानी कि रिटायरमेंट की डेट, रिटायरमेंट का दिन महीना साल माइनस सेवा में आने का दिन महीना साल। तो जब वो रिटायर हो रहा है 30/6/2020 को, ठीक है, मान कैसे हमें निकाला 30/6/2020 को, अब तो ये कहीं प्रश्न तो दिया ही नहीं था 30/6/2020, तो मैंने कैसे निकाला। अब आप देखिए 1 जुलाई 60 हमने जन्म तिथि दे रखी है ना, तो अध्यवस्था आयु 60 साल कहलाता है, तो 60 साल जोड़ दीजिए। जब आप 60 साल जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा 30 जून 2020, ठीक है, 30 जून 2020 लिख के आ जाएगा। अब आप चाहे जोड़ के देखिएगा, 1 जुलाई 60 में आप 60 साल जोड़ेंगे तो आपका 30 जून 2020 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 जुलाई अगर जन्म तिथि है तो रिटायरमेंट हमेशा एक दिन पहले होगा, ठीक है। अगर 1 जुलाई जन्म तिथि है तो रिटायरमेंट हमेशा 30 जून में होगा। यह भी एक जीके का सामान्य ज्ञान का नियम है, आ सकता है पेपर में, एग्जामिनर पूछ देगा कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 1 जुलाई 1960 को हुई, किसी कर्मचारी का जन्म तिथि 1 जुलाई 1960 है और 60 साल की नौकरी पूरी कर अध्यवस्था आयु पूरी करके रिटायर होगा, तो बताइए वो किस डेट को रिटायर हो जाएगा। तो ध्यान रहे 30 जून 2020 को वो रिटायर हो जाएगा। तो 30 जून 2020 हमने दिखाया और 10 जुलाई 1995 में नौकरी में आया था, ठीक। तो रिटायरमेंट डेट और नौकरी में आने की डेट के बीच में जितनी नौकरी किया वो उसकी अर्ह सेवावधि होगी। तो आप देखिए मैंने घटाना शुरू किया तो 30 में से 10 गया तो 20 आता है, लेकिन एक जोड़ दिया जाता है क्योंकि 30 और 10 में से एक डेट इसमें शामिल रहेगी, ठीक है। और 6 में से 7 घटेगा नहीं, तो हम सन उधार लेंगे। 2020 से हमने उधार लिया तो एक उधार नहीं लेंगे बल्कि 12 उधार लेंगे। सन कितने के महीने का होता है, 12 महीने का होता है, तो 12 में 12 हमने उधार ले लिया, ठीक है। क्योंकि 2020 से हम एक उधार ले रहे हैं तो एक का क्या उधार ले रहे हैं, पूरे 12 महीने उधार ले रहे हैं, तो 6 में 12 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 18। अब कितना हो जाएगा 18 माह हो जाएगा। 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 आ गए, 11 महीने हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखिए अब 2020 की जगह कितना बचा हुआ है 19, क्योंकि एक साल हमने उधार दे दिया है। अब 19 में 2019 से 1995 घटाएंगे तो 24 आएगा। 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 गया 2 और 24 हो गए, ठीक है। तो कितना आया अवधि 24 वर्ष 11 माह 21 दिन, ये हो गई अर्हकारी छमाई। तो 24 का दूना कितना छमाई हुआ 48 और 11 माह 2 छमाई के बराबर हो गया। आपको मैंने पहले बताया कि जैसे 9 महीने पूरे होंगे 2 छमाई मान लिया जाएगा, क्योंकि 11 माह हो गया है इसलिए 2 छमाई हो गया। तो 24 दूनी 48 और 2 50, पूरे 50 छमाई हो गए। कितने अर्हकारी सेवावधि निकल के आई 50 छमाई। आगे आपको अर्हकारी सेवावधि समझ में। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम उठा रहे हैं मूल पेंशन की गणना। तो आपकी मूल वेतन कितना था 90,000। 90,000 अब छमाही हम निकालते हैं मूल पेंशन का। अर्हकारी छमाही अधिकतम 40, तो 40 कर देंगे। हमारी छमाही है 50। देखिए हमने नौकरी किया है 50 छमाही, लेकिन हम 40 छमाही से ज़्यादा नहीं लिख सकते।
अधिकतम हमें 40 से लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम क्यों लिखते हैं 40 अधिकतम? क्योंकि हम मानते हैं 20 साल में पूरी पेंशन मिलती है। पूरी पेंशन के लिए कितनी सेवा होनी चाहिए? 40 वर्ष, 20 वर्ष। तो 20 का 40 हो गया, तो इसलिए हमने अधिकतम 40 कर दिया, बटे 2 गुणे 40। अब हम काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 45,000 आ गया। अब प्लस महंगाई मिल जाएगी हमको, 40% महंगाई राहत, तो 40% निकालेंगे 45,000 का तो 18,000 आएगा। तो 45,000 में 18,000 जोड़ देंगे तो 63,000 आ जाएगा। आप पेपर में लिखेंगे 45,000 मूल पेंशन और 18,000 महंगाई राहत बराबर 63,000 कुल पेंशन। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है ग्रेच्युटी की गणना। ग्रेच्युटी की गणना के लिए हमारा फार्मूला होता है अंतिम परिलब्धियां। देखिए हमने पहले क्या निकाला था? अंतिम आहरित वेतन या मूल वेतन, और यहाँ अंतिम परिलब्धियां। आप पेपर में आ जाए छोटा क्वेश्चन कि अंतिम परिलब्धियों से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता मिलाकर अंतिम परिलब्धियां बनती हैं। ठीक है। मूल वेतन यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल में जो वेतन मिल रहा होता है उसे मूल वेतन कहेंगे, और उसमें हम डीए लगा देंगे तो वो महंगाई हो जाएगा। ऐसे बैंड वेतन प्लस ग्रेड पे को मिलाकर मूल वेतन बनता है 6वें वेतन आयोग में। ठीक है। तो अब आपके देखिए अंतिम परिलब्धियां 90,000 है और प्लस 36,000 हमने उसमें दिखा दिया महंगाई। कितना था? मैं आपका महंगाई दर 40%, तो 40% निकालेंगे 90,000 कितना आएगा? 36,000। तो ये टोटल हो गया 1,26,000 गुणे 50। 50 क्या है? 50 है छमाही। हमने कितनी नौकरी की थी? देखिए ऊपर 50 छमाही नौकरी किया था, आरकारी सेवावत निकाली थी हमने 50 छमाही। अब आप कहेंगे यहां तो सर आपने 50 लिखा और पेंशन में अधिकतम 40 लिखा। ध्यान रहे ग्रेजुटी के लिए अधिकतम आर्यकारी छमाही 66 है, 66 अधिकतम। इससे ज्यादा अगर नौकरी कोई कर ले जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल नौकरी कर लेता है तो 40 की कितनी छमाही हो जाएगी? 80। तो हम 80 नहीं लिखेंगे, अधिकतम 66 ही लिखेंगे। अगर किसी ने 20 साल की नौकरी किया तो हम 40 छमाही लिख देंगे। यहां देखिए इसने 25 साल नौकरी किया तो उसकी छमाही बन गई 50। 66 अधिकतम लिख सकते हैं, लेकिन 50 छमाही उसकी नौकरी किया तो 50/4 ये फार्मूला है। अंतिम परिलब्धियां गुणे आर्यकारी छमाही बटे 4। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आया 15,75,000। ये आ गया आपका ग्रेजुटी। अधिकतम कितनी ग्रेजुटी दी जा सकती है? अधिकतम 25 लाख रुपए ग्रेजुटी दी जा सकती है। ध्यान रहे पहले 20 लाख था, लेकिन 1 जनवरी 2025 से इसको 25 लाख बढ़ा दिया गया है, जब से 50% डीए हो गया है। ठीक है। तो ध्यान रहे अधिकतम ग्रेच्युटी की धनराशि वर्तमान में 25 लाख है। पेपर में अगर आ जाए तो बता दीजिएगा 25 लाख। अब आता है राशिकरण की गणना। चौथा को क्वेश्चन पूछ रहा है। अब राशिकरण की गणना करने में फिर वही फार्मूला, मूल पेंशन आपका जो था उसका 40% आप बेच रहे हैं तो कितना? 45,000 आपकी पेंशन निकली थी, मूल पेंशन 45,000 निकली थी ना। ऊपर देखिए हमने कैलकुलेशन किया था, तो 45,000 का 40% बेच दिया तो कितनी बिकी? 18,000। तो फार्मूला क्या लगेगा? अभ्यर्पित धनराशि। तो आप कितना सरेंडर कर रहे हैं धनराशि? 18,000। बेचे जाने वाली धनराशि 18,000 और गुणे 12 और गुणे जो आपका मूल्य है। 60 साल में यदि व्यक्ति रिटायर होता है अर्थव्यवस्था ही पूरी करके, तो आप रट लीजिए 8.194 इसका फैक्टर है। 8.194। इसके अलावा किसी वर्ष का पूछेगा तो पेपर में दे देगा, ये कह देगा कि वैल्यू इतनी है। आपको याद करके बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है। आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन आपको 8.194 जो याद करके जाइएगा 61 वाली। तो जब इसको गुणा कर देंगे तो टोटल निकल के आ रहा है 17,69,904 17,69,904। ये आपकी आ गई अभ्यर्पित, ये आपकी आ गई राशिकरण की मिली हुई धनराशि। 40% उसने राशिकरण किया तो ये धनराशि मिल रही। अब ये देखेंगे पेंशन कितनी मिलेगी राशिकरण के बाद। तो मैंने आपको पहले बताया था 45,000 में से 18,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? 27,000।
27,000 आपको पेंशन मिलेगी। और डीए कितने में निकाला जाएगा? पूरे 45,000 में। डीए हमेशा मूल पेंशन में मिलेगी, हमेशा डीए 45,000 मिलेगा। और 27,000 में आपका डीए जोड़ देंगे 45,000, 18,000 रुपये, तो फिर से आपकी 45,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सलूशन आपको दिया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, आप कमेंट्स करिए, आप बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अथवा नहीं आ रही हैं। जहाँ पर नहीं आ रही हैं फिर से आप बताइए। परीक्षा में बहुत कम समय है, मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद।